हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूपीएससी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सीसेट की सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चल रही है। तो उस क्रम में हमारा आज का ये जो है हमको लगता है फोर्थ टॉपिक है ना। देखिए, धीरे धीरे करके हमने ऑलरेडी 3 टॉपिक कवर कर लिए। नंबर सिस्टम हमारा हो गया था, उसके बाद घातांक करंडी वगैरह हमने कर लिया था, और एलसीएम एचसीएफ हमने कंप्लीट कर लिया था। क्लियर है। तो आज का टॉपिक दोस्तों हम देखेंगे एवरेज यानी औसत। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसका इंपॉर्टेंस अगर मैं आपको बताऊं तो इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ये खासकर यूपीएससी के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। और अगर आप लगातार प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि हर साल इससे 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और 2020 में आई थिंक यूपीएससी में इसमें से केवल 5 क्वेश्चन आ गए थे, है ना। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब औसत दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ऑलरेडी इस पर एक लेक्चर लिया था, लेकिन वो दुर्भाग्य से बड़ा मेहनत के बाद लिया था, लेकिन वो रिकॉर्ड मतलब कुछ गड़बड़ी हो गई थी। तो इसको मैं फिर से अभी बना रहा हूँ। तो कहने का मतलब दोस्तों ये क्या है, एवरेज यानी औसत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको हमको थोड़ा सा ध्यान देना होता है ना। और मैंने ऑलरेडी उसको कई सारी चीज़ों में बाइफरकेट कर रखा है ताकि थोड़ा सा ईजी हो। और उसके पहले मैंने आपको जो होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर। तो ये 2 क्वेश्चंस थे, आइए इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, ध्यान से देखिए। 5 घड़ियाँ क्रमशः 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है, इसके सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। किसी समय एक साथ बजने के कितनी देर बाद फिर से एक साथ बजेंगी, है ना। तो यानी हमसे बोल रहा है कि कोई घड़ी है यहाँ पे, मान लीजिए जैसे कोई था, तो कितनी घड़ी है, 5 घड़ी है। अब 5 घड़ी है तो 5 घड़ियाँ एक साथ बज जाती हैं एक बार। तो उसके बाद कितने कितने अंतराल पे बजती हैं, कोई 3 सेकंड पे बजती है, कोई 4 सेकंड पे, कोई 5 सेकंड पे, कोई 6 सेकंड पे, और कोई 7 सेकंड पे। तो अब ऐसे कहीं कहीं बज रही, तो अगली बार फिर से साथ में जब कब बजेंगी, है ना, यही पूछ रहा है कितने समय बाद साथ में बजेंगी। तो हमको क्या करना है, हमको करना है इसका एलसीएम लेना है। क्लियर है भाई। एलसीएम ले लेंगे तो वो सबसे छोटी ऐसी डिजिट होगी जो 3, 4, 5, 6, 7 सबसे डिवाइड होगी। तो जब वो सबसे छोटी डिजिट है तो वही पहली बार जाके सारे के सारे मिलेंगे एक साथ। तो हम क्या करेंगे, 3, 4, 5, 6 और 7 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो अब एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए 2, ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें हम ऑप्शन से मैच कर लेंगे कौन सा क्या आ रहा है। 3, 1, 1, 5, 1, 7, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ पे 7। क्लियर है। तो ये हो गया दोस्तों। अब जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, और 60 गुणे 7, है ना, 60 गुणे 7। क्या आ गया हमारा आंसर, 60 × 7 क्या हो गया, सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, हमारा आंसर क्या है, सेकेंड। बट यहाँ पे तो हमारा सब मिनट में है, सब मिनट में दिख रहा है ना, ये मिनट में सब। तो अगर 60 × 7 सेकेंड है, तो अगर इसको हम 60 से डिवाइड कर दें तो हमारा मिनट बन जाएगा, है ना। तो 60 से 60 उड़ गया, यानी 7 बचा, तो ये 7 हमारा मिनट आंसर आ गया। क्लियर है। क्लियर, यानी हमको क्या करना था, एलसीएम निकालना था इसका। क्लियर, बहुत सिंपल सा था दोस्तों। इसमें से कोई बहुत, देखिए 2017 क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ये है यूपीएससी का 2014 का। ठीक है, देखिए इसको मैंने दिया था। तो इसमें क्या है, बोल रहे हैं कि एक घंटी जो है 18 मिनट में बजती है, दूसरी घंटी 24 मिनट में बजती है, और तीसरी घंटी हर 32 मिनट में बजती है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि सभी तीनों घंटियां एक ही समय में बजी थी, कब, सुबह 8 बजे। भाई स्कूल चालू हुआ तो 8 बजे सुबह जो है सारी घंटियां एक साथ बज गई। तो बोल रहे हैं कि दूसरे किस समय पे वे सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो मान लीजिए 8 बजे जो है, भाई 8 बजे तीनों घंटियां बज गई। अब बोल रहे हैं कि एक 18 मिनट पे बज रही है, एक 24 मिनट पे बज रही है, और एक 32 मिनट पे बज रही है। तो अब बताना है कि दोबारा कब साथ में बजेंगी, यही बताना है। तो जब दोबारा साथ में बजेंगी तो फिर इसका एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, किसका एलसीएम लेंगे, 18, 24 और 32 का। तो जब 18, 24, 32 का एलसीएम लेंगे तो कितनी बार जाएगा, देख लेते हैं। 2, 9, 12,
और ये 16, फिर 4 से कर देते हैं सीधे सीधे, 9, 3 और 4, फिर 4 से कर देते हैं, है ना। तो 9, 3 और 1, अब फिर क्या हुआ, 3 और 3, है ना। तो ये 2 चौक 8, चौक 32, 32 गुणे 9, इतना क्या आ गया, इतना मिनट आ गया। तो 32 गुणे 9 मिनट माने कितना हो गया, 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, 1 28, है ना। 9 त्रिक 27, 1 28, 288 मिनट आया, 288 मिनट। तो 288 मिनट में कितने घंटे हो गए और कितने मिनट हो गए, एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो इसमें कितने घंटे हो गए टोटल, 4 घंटे हो गए, 4 छंग 24 यानी 240 मिनट तो ये हो गया। और फिर भी बच रहा है कितना मिनट, फिर भी बच रहा है प्लस 44 मिनट और बच रहा है, 48 मिनट और बच रहा है ना, क्योंकि टोटल कितना है हमारा 288 है। तो 288 में 4 तो घंटे हो गए और 48 मिनट हो गए। क्लियर है। तो 4 घंटा 48 मिनट हो गया, यानी हमारा ये जो 8 बज रहा था, अगर इसमें हम 4 घंटा और 48 मिनट जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 8 4 12 घंटा, 12 और 48 हो जाएगा। तो 12 48, देखिए हमारा आंसर ये रहा। क्लियर। तो बहुत सिंपल सा है दोस्तों कहने का मतलब। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, एवरेज पे दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। मैं इसमें कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस पे इस पे आएंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए कोई क्लास है ना, कोई क्लास है, इसमें कुछ कुछ बच्चे थे ऐसे ऐसे, तो कुछ बच्चों का नंबर जो है ये था पर उसको गलत पढ़ के ये ले लिया गया। तो बताइए जो क्लास के एवरेज बच्चों को जो एवरेज आएगा नंबर का वो क्या आएगा। कभी कभी ऐसा बोलता है कि फैमिली मेंबर हैं, उसमें इतने मेंबर हैं, लास्ट में कोई मेंबर चला जाता है, फिर कोई मेंबर आ जाता है, कोई नया बच्चा पैदा हो जाता है, कुछ हो जाता है, शादी के 5 साल बाद ऐसा था, फिर उसके बाद, है ना। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम आते हैं उसको इसमें हम डील करेंगे। और भी तरह तरह के प्रॉब्लम्स हैं। तो कहने का मतलब जब इन चीज़ों पे हम चर्चा कर रहे हैं तो उसी तरीके के मैंने प्रॉब्लम भी ले रखे हैं। अगर आपको मैं दिखा दूं एक बार, ये देखिए मैं पढ़ा रहा था लास्ट टाइम, तो मतलब जो गड़बड़ा गया था, तो इसको फिर से बताऊंगा। तो ये देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम है ना। तो कहने का मतलब अब अगर इस पर हम चर्चा करें तो औसत क्या होता है दोस्तों, बेसिक सा। अगर बेसिक आपका क्लियर रहेगा तो आप सब कर ले जाएंगे। एवरेज माने औसत, मतलब सभी चीज़ों को समान नज़र से देखना, भाई सभी को मिला के बराबर कर देना, एवरेज कर देना, यही होता है मतलब शुद्ध भाषा में। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई कुछ है ना। अब मान लीजिए कोई 5 फुट का है, कोई 6 फुट का है, कोई 4 फुट का है, कोई 3 फुट का है, कोई कुछ, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई सबकी औसत आयु जो है कुछ लमसम हम कहते हैं चलिए 4.25 फुट आई मान लीजिए। तो हम कैसे कहे 4.25 फुट आई, है ना। ये 4.25 फुट क्या है, कैसे आया। तो बेसिकली दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई इतना बड़ा है, मान लीजिए आपको थोड़ा समझाऊं, है ना, पहले समझा देता हूँ फिर उसके बाद कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो मान लीजिए कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतने बड़ा है ना, फिर कोई इतना बड़ा है, ठीक है, फिर मान लीजिए कोई इतना बड़ा है। तो हमको ये दिख रहा है कि अगर हम इसका एवरेज लें तो कहीं यहाँ कहीं आएगा ऐसे, ठीक है, कि भाई ये इतना छोटा है तो ये इतना बड़ा भी है, ये यहाँ इतना है तो ये इतना है, तो ऐसा। तो कहने का मतलब यहाँ कहीं ऐसे आ रहा है एवरेज मोटा मोटी, मतलब अगर सभी को हम समान नज़र से देखें तो यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो ये क्या चीज़ें हैं, ये कैसे करते हैं। अब देखिए एवरेज का सीधा सा मतलब होता है कुल कितना है, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। मतलब टोटल जिस चीज़ का एवरेज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम उम्र का एवरेज कर रहे हैं तो जितने बच्चे थे सभी की उम्र जोड़ दो और जितने बच्चे थे उतने से डिवाइड कर दो, तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर नंबर की बात कर रहे हैं, भाई होता ना कि कोई बेस्ट परफॉर्मिंग क्लास है, कोई लीस्ट परफॉर्मिंग क्लास, किसी क्लास ने बहुत अव्वल प्रदर्शन किया, किसी ने बेकार प्रदर्शन किया, किसी ने एवरेज प्रदर्शन किया। तो कैसे निकालते हैं, उस क्लास में जितने बच्चे हैं, उस क्लास में जितने बच्चे हैं तो उन बच्चों को उनका नंबर लेके हमने जोड़ दिया, और जब नंबर जोड़ दिया उसके बाद जितने बच्चे थे सबसे डिवाइड कर दिया। तो जब नंबर को डिवाइड कर दिया तो सीधी बात है, तो भाई जितने बच्चे थे मतलब कुल बच्चों का प्राप्तांक, है ना, कुल प्राप्तांक और बटे कुल जो है छात्र, है ना, ये। तो कहने का मतलब इससे क्या मिल जाएगा, हमें क्लास का एवरेज मिल जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ क्लास। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको प्रॉब्लम को आगे डील करना है। ठीक है, अब देखिए अगला चीज़ मैंने क्या लिखा है, N1 A1 प्लस N2 A2 अपॉन N1 प्लस N2।
ठीक है, तो ये क्या चीज़ लिखा हूँ मैं, ये लिखा है दोस्तों मैंने, मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई क्लास है, एक ये क्लास है और एक ये क्लास है, ठीक। तो बोल क्या रहे हैं कि भाई मान लीजिए इसमें कुछ बच्चे थे, ऐसे ऐसे मान लीजिए कुछ बच्चे बने हुए हैं, ठीक है, इसमें मान लीजिए ऐसे बच्चे हैं। तो बोल रहे हैं कि इन बच्चों का जो नंबर है ना, जो मार्क्स है, जो प्राप्तांक मिले हैं इनको, है ना, जो नंबर मिला मार्क्स, ठीक। तो अगर उन मार्क्स का एवरेज करें, है ना, तो अगर उनका एवरेज ए आ रहा है, मतलब इन क्लास के बच्चों का मार्क्स का एवरेज ए आ रहा है और इसका एवरेज A2 आ रहा है, A1 A2, इसमें मान लीजिए N1 बच्चे थे और इसमें मान लीजिए N2 बच्चे थे। अब बोल रहे हैं कि भाई इन दोनों क्लास को क्या किया हमने, मिला दिया तो टोटल बच्चे कितने हो गए, N1 + N2 हो गए। तो बोल रहा है कि इसका जो एवरेज नया आएगा, एवरेज न्यू, है ना, वो क्या आएगा। तो वही लिखा हूँ मैं, ये N1 A1, है ना, N1 A1 + N2 A2 अपॉन N1 + N2। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, एक चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ का एवरेज दिया है ना, एवरेज दिया है। अब एवरेज दिया है और बोल रहा है कि एवरेज हम क्या जानते हैं, एवरेज जानते हैं टोटल सम, मतलब टोटल जो सम है, मतलब योग, है ना, कुल योग मान लीजिए, कुल योग क्या है, मान लीजिए उनके नंबरों का योग है, तो मान लीजिए उसको मैं S से दिखा देता हूँ। और कुल संख्या कितनी हो गई, N। तो कुल योग क्या हो जाएगा, यानी S बराबर क्या हो जाएगा, N × A हो जाएगा, है ना, N × A हो जाएगा। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे समझिए कि अगर कुल बच्चों का जो प्राप्तांक का योग है, अगर उसको हम S1 से दिखाएं, तो यहाँ पे S1 क्या हो जाएगा, A1 N1 हो जाएगा, और यहाँ पे S2 क्या हो जाएगा, A2 N2 हो जाएगा, है ना। अगर बच्चों के प्राप्तांक की बात करें तो इस क्लास में बच्चे S1 प्राप्तांक प्राप्त किए, टोटल मिला के सारे बच्चों को मिला दिया जाए जो N1 बच्चे थे, है ना। अगर उनका एवरेज A था तो सभी बच्चों का अगर नंबर जोड़ेंगे, अगर S1 आता है तो S1 की वैल्यू ये हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से S2 की वैल्यू ये हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं एवरेज क्या होता है, S/N, है ना, सम मतलब टोटल योग बटे नंबर। तो यहाँ से S की वैल्यू A × N निकल के आ गई। अब जब हमने क्लास को मर्ज कर दिया, है ना, ये क्लास मर्ज कर दिया, तो जब क्लास मर्ज कर दिया तो बच्चे तो हो गए N1 + N2। अच्छा, इनका योग क्या हो जाएगा, भाई नंबर भी तो जुड़ जाएंगे बच्चों के। मान लीजिए 100 बच्चों के नंबर थे 300 और बचे हुए 50 बच्चों के नंबर थे 150। तो जब 1.5, है ना, समझ रहे हैं। मान लीजिए इसमें हम कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, मान लीजिए इसमें मैं कहता हूँ कि इसमें थे मान लीजिए 50 बच्चे और इसमें थे मान लीजिए 60 बच्चे सपोज। अब इनका जो एवरेज आ रहा था कुछ आ रहा था, लेकिन इन 50 बच्चों के जो नंबर जुड़े तो जुड़ के आगे मान लीजिए 230 मान लीजिए मोटा मोटी, और इनके जो जुड़ के आए नंबर मान लीजिए आए 310, है ना। तो अब जब दोनों को मिला देंगे तो बच्चे तो हो गए 110, है ना, 60 50, और नंबर जुड़ के कितने आ गए 310 और 230, तो ये नंबर भी जुड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कितना हो गया, 3 तो 540। अब 540 टोटल नंबर है, 110 टोटल बच्चे हैं, तो 540 में से 110 डिवाइड कर देंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये क्लास है ना, ये इसमें N1 + N2 बच्चे हो गए और उनका सम क्या हो गया, S1 और S2, यानी ये जो हम दिखा रहे हैं ये S1 दिख रहा है ना और ये S2 दिख रहा है, तो वही S1 + S2 कर दिया मैंने, S1 + S2। अब इसी को हम डिवाइड कर दिए तो ये हमारा बन गया N1 A1 + N2 A2। अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत और ग्लिच रह जाता है तो कोई बात नहीं। हमें बस ये ध्यान देना है कि हमारा जो मोटो एग्जाम में क्या करना है, हमारा मोटो ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर समूह का, कोई ग्रुप का एवरेज A1 है और उस ग्रुप में सदस्य जो हैं, है ना, उस ग्रुप में सदस्य कितने हैं, N1, उसी तरीके से दूसरे ग्रुप का जो एवरेज है A2 है, उसमें सदस्य N2 हैं। अगर इन दोनों ग्रुप को मिला दिया जाए तो हमारा वो क्या हो जाएगा, नया एवरेज N1 A1 + N2 A2 अपॉन N1 + N2। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मतलब ये जो मैंने लिखा है क्या है। अगर मान लीजिए कोई ग्रुप है ना, मान लीजिए कुछ लोग हैं, जैसे मान लीजिए 5 लड़के हैं, ठीक, 5 लड़के हैं, इनका कुछ एवरेज आ रहा है A, ठीक। इनकी मान लीजिए उम्र का एवरेज आ रहा है A, उम्र का एवरेज A आ रहा है। अब बोला जाए कि 5 साल बाद मतलब 5 साल बाद सभी 5-5 साल बड़े हो जाएंगे, है ना, सिंपल सी बात है, 5-5 साल सभी 5 साल बड़े हो जाएंगे।
तो उनका एवरेज क्या हो जाएगा, उनका एवरेज भी 5 साल बढ़ जाएगा। क्लियर है? ये बात आप जरूर ध्यान रखें कि जिन संख्याओं का हम औसत निकाल रहे हैं उन संख्या में, अगर सभी संख्या में, यानी अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, अगर सभी संख्या में कुछ जोड़ दें, मान लीजिए कुछ जोड़ दिया, सभी में सेम चीज़ जोड़ना है, सभी में मान लीजिए, तो अगर सभी में मैंने x जोड़ दिया तो उनका जो एवरेज है वो भी प्लस x हो जाएगा। ठीक, सभी संख्या में मैंने कुछ घटा दिया, मान लीजिए मैंने कुछ घटा दिया, तो उस संख्या में भी घट जाएगा जो एवरेज आएगा। ठीक, क्लियर? क्लियर है? और अगर मान लीजिए जो एवरेज जिस संख्या का मैं निकाल रहा हूं उस संख्या को किसी चीज से गुणा कर दिया, यानी इतना गुना होता है ना, कि पहले ऐसा ऐसा हो रहा था कि लोग इतने इतना पा रहे थे, फिर अब इतना गुना पा रहे हैं, तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज भी उतना ही गुना हो जाएगा। यानी अगर मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें सब में, मान लीजिए गुड़े एन कर दिया, गुड़े एन कर दिया, है ना, गुड़े एन कर दिया मान लीजिए, तो ऐसे ऐसे सब में करना पड़ेगा। तो अगर सब में ये चीज़ हो रहा है तो जो हमारा एवरेज होगा उसमें भी गुड़े एन हो जाएगा, मतलब हमारा औसत भी एन गुना हो जाएगा। इसी तरीके से अगर डिवाइड कर दें एन से सभी में तो हमारा एवरेज भी डिवाइड हो जाएगा एन से। ठीक है, मान लीजिए ए एवरेज था तो वो भी एन से डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर हम जिस भी अंक का, जिस भी पर्टिकुलर चीज़ का, जैसे मान लीजिए उम्र का, है ना, क्लास का, जिस भी चीज़ का औसत कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भार तौल रहे हैं उसका औसत कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का कर रहे हैं, अगर उन चीज़ों में हम सेम चीज़ें परिवर्तन करें, सब में कुछ ना कुछ सेम जोड़ दें, सब में कुछ ना कुछ सेम घटा दें, सब में कुछ ना कुछ सेम चीज़ से डिवाइड कर दें, है ना, भाग दे दें, सब में कुछ ना कुछ सेम चीज़ से गुणा भी कर दें, अगर मान लीजिए, तो अगर सब में सेम चीज़ हो रही है तो हमारा जो एवरेज है वो भी सेम ही चीज़ फॉलो करेगा। क्योंकि हम जानते क्या हैं, हम ये जानते हैं ना कि एवरेज हमारा क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक, अब संख्या तो बदली नहीं है, तो 5 ही लड़के, तो संख्या तो वही रहेगी, योग हमारा बदल गया। पहले योग क्या था, मान लीजिए पहले था n1 प्लस, मान लीजिए है ना, ये s1 प्लस s2 प्लस, मान लीजिए s1 प्लस s2 प्लस s3, ऐसे ऐसे करके योग था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने ये किया भाई सब में प्लस 5 जोड़ दिया, तो जब प्लस 5 जोड़ा तो कितनी बार जुड़ा, जितनी बार थे उतनी बार जुड़ा, और उतने से ही डिवाइड कर दो, इसका मतलब +5 हमारा ऐड हो गया। क्लियर? तो कहने का मतलब सीधा सा स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे डिजिट में जिसका हम औसत निकाल रहे हैं उसमें कुछ भी परिवर्तन करेंगे, अगर सब में सेम परिवर्तन कर रहे हैं तो हमारे एवरेज में भी सेम परिवर्तन होगा। देखिए, है ना, गुणा किया तो गुणा की हुआ, भाग किया तो भाग हुआ, प्लस किया तो प्लस हुआ, माइनस किया तो माइनस हुआ, है ना। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, जब हम नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, है ना, तो हमने समेशन ऑफ एन की बात की थी, समेशन ऑफ एन स्क्वायर की बात की थी, एन क्यूब की बात की थी, याद आ रहा है आपको, है ना। तो ये एकदम जुबान पर रटा होना चाहिए कि हाँ समेशन ऑफ एन क्या होता है, दिस, एन स्क्वायर क्या होता है, दिस, है ना, जो भी। तो अब अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो देखिए अब यहाँ पे आपको दिक्कत करेगा एवरेज में, औसत में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो चीज़ें पढ़ाता चल रहा हूँ उसको आप अच्छे से करते चलिए, क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन लगाइए, भरमार लगाइए एकदम भयंकर तरीके से, है ना। तो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए दोस्तों, बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको लगभग अगर आप देखे होंगे लेक्चर, तो मैं लगभग हर तरीके के क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट एक बार तो उसको करा ही दूँ, और ताकि मतलब मेजॉरिटी तौर पे, अगर मान लीजिए इसमें से मैं कहता हूँ अगर आपका एवरेज में से तीन क्वेश्चन आया, मान लीजिए आपने 2 भी कर लिया तो बस बहुत है दोस्तों। हमको एक अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन आ रहा है तो उसको करने की जरूरत नहीं है, बनने को तो बनेगा, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा वीक है मैथ मान लीजिए, तो 2 कर लिए तो आपने समझ लीजिए कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा, है ना। तो अब देखिए आगे अगर बात करें, यहाँ पे हम जो बात करना चाह रहे हैं एवरेज निकालने का, समेशन ऑफ एन का एवरेज, एन स्क्वायर का एवरेज, समेशन ऑफ एन इवन नंबर और एन ऑड नंबर, ये 2 चीज़ें दोस्तों हमसे छूट गई थी, है ना। तो इसको भी हम नंबर सिस्टम में हम इसको शायद कवर करना भूल गए थे, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, है ना, क्योंकि मुझे पता रहता है कि भाई कहाँ क्या चीज़ें जरूरत पड़ेंगी। वहाँ पे नहीं महसूस हुआ, यहाँ पे देखिए पढ़ रहा है तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, है ना, सिंपल सी बात है। तो ओवरऑल आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जो भी हैं सब कवर हो जाएंगी, है ना। तो अब देखिए अगर समेशन ऑफ एन की बात करें तो समेशन ऑफ एन क्या होता है, एन प्लस 1 अपॉन, अरे यार ये क्या, अपॉन 2, है ना, समेशन ऑफ एन प्लस 1 अपॉन 2। तो जब ये होता है हमारा, तो इसमें अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि समेशन ऑफ एन प्लस 1 अपॉन 2 जब होता है, तो अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज क्या होता है,
एवरेज क्या होता है? योग बटे संख्या कुल, है ना। तो योग तो हमारा ये हो गया, अगर इसी को संख्या से डिवाइड कर दें तो हमारा काम बन जाए। तो संख्या कितनी है? संख्या हमारी n ही तो है, 1 + 2 + 3 ऐसे जा रहा है n तक। तो कितने नंबर हैं इसमें? n नंबर हैं। तो उसी n से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा काम बन जाए। तो जैसे ही इसको काटा पीटी मचाया तो इसका मतलब एवरेज ऑफ समेशन ऑफ n क्या आ जाएगा? एवरेज ऑफ समेशन ऑफ n क्या आ जाएगा? n + 1/2। ठीक। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछेगा, प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। बस ऐसे, प्रथम 51 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो जैसे ही बोला प्रथम 51, है ना, प्रथम 51 प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, है ना, प्राकृतिक संख्या, तो जैसे इसका औसत पूछे तो तुरंत n + 1/2। n क्या है? 51 + 1/2, है ना, यानी 26। तुरंत देखिए आ गया आंसर। अब अगर आपको नहीं पता है कि n + 1/2 हमें करना है, या फिर आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है, n + 1/2 होता है अगर समेशन, और उसको n से डिवाइड करना है, अगर ये नहीं पता है तो अब आप सोचिए, आप खुद सोचिए कि आप कैसे करेंगे, है ना, कैसे आप कर लेंगे उसका एवरेज। तो ये थोड़ा सा दोस्तों बेसिक चीज़ें जिनका हमको ध्यान रखना होता है। ठीक है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ आपको। ठीक है, आप में से जानते भी होंगे लोग, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन जब हम कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए अगर नेचुरल नंबर की बात हो रही, सपोज, तो मान लीजिए 1 से शुरू हुआ, 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए 7 यहाँ तक गए मान लीजिए, तो हमें तुरंत पता चल जाना चाहिए कि बीच का नंबर नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो 3 इधर हो गए, 3 उधर हो गए। मैं कहता हूँ मान लीजिए अगर ये 2 से, मान लीजिए मैं कहता हूँ अगर ये 2 से ना शुरू होके, है ना, 2 से ना शुरू होकर 2 3 4 5 6 7 8 होता, तो अभी हमारे कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर आ रहे हैं। तो 7 नंबर आ रहा है, इसका मतलब 3 इधर और 3 इधर, ये हो गए। तो इसका मतलब ये हमारा जो बचा 5, ये एवरेज हो जाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर क्रमागत जो है प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं, है ना, ये जो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ दोस्तों, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए, इसका आपको भी यूज़ पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं कि मान लीजिए ऐसे लिख दिया कि ये है, ऐसे कुछ प्राकृतिक संख्याएं हैं क्रमागत। ठीक, क्रमागत। तो अब कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं क्रमागत? तो हम देख लेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं। तो 7 हैं, तो इसका मतलब 3 इधर वाली और 3 इधर वाली, तो बीच वाली जो संख्या होगी यही होगी पूरे प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज। ठीक, क्लियर है? अब ये क्लियर हो गया। अब देखिए, जरूरी है कि हमेशा ऐसा ही हो कि बीच वाली नंबर मिले ही मिले। एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल समझेंगे, मान लीजिए लिखा है 20 21 22 23 24 और ये 25, मान लीजिए 6 नंबर लिखा है। तो अब बोले कि इसका एवरेज करिए, तो एक ऑप्शन तो क्या है कि सभी को जोड़ के डिवाइडेड बाई 6 कर दें। क्यों? क्योंकि 6 नंबर है, तो वो तो एक अलग तरीका हो गया। मैं कहता हूँ कि अगर आपको प्रैक्टिकली करके देखना हो, प्रैक्टिकली माने भाई कैसे विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे कैसे, तो हमको ये दिख रहा है भाई 6 नंबर है, 6 नंबर है, तो 3 तो ये हो गए, 3 तो ये हो गए। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ये क्रमागत नंबर पे ही लागू होगा। ठीक है, क्रमागत नंबर माने लाइन से जो आ रहे हैं उन्हीं पे लागू होगा, या फिर सेम के अंतर पे आएंगे उन पे लागू होगा, है ना, ऊट पटांग नंबर पे नहीं लागू होगा। क्लियर है? तो अब जैसे मान लीजिए 20 21 22 23 24 25 है, तो 3 इधर आ गया, 3 इधर, बीच में तो कोई नंबर ही नहीं आया। तो बीच में नंबर नहीं आया तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 22 और 23, यानी 22.5, 22.5। क्लियर? इसका एवरेज क्या हो गया? 22.5। क्लियर है? आप जब समेशन करके 6 से डिवाइड करेंगे ना इन सबको जोड़ के, तो भी 22.5 ही आएगा। क्लियर है? क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में मदद करेंगी देखने में। क्वेश्चन को जब आप देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ा सा बड़ा सही लगेगा, मज़ा आएगा। ठीक है? अच्छा, अब देखिए आगे समेशन ऑफ n स्क्वायर की बात करता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वैसा तो है नहीं। अब देखिए अगले बात करते हैं समेशन ऑफ n स्क्वायर का। ठीक है, तो समेशन ऑफ n स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है? तुरंत बताइए, फॉर्मूला बताइए मुझे। n + 1 2n + 1/6। ये दोस्तों याद कर लीजिए, बाय हार्ट याद कर लीजिए इसको, क्योंकि नहीं याद होगा ना तो फिर दिक्कत होगा। समेशन ऑफ n स्क्वायर होता क्या है? 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर प्लस ऐसे करते n स्क्वायर तक जाएंगे, यही है समेशन ऑफ n स्क्वायर। तो जब हमको ये पता चल गया कि समेशन ऑफ n स्क्वायर ये होता है, और अगर इसको हम n से डिवाइड कर दें तो हमें औसत मिल जाएगा।
औसत मिल जाएगा। तो औसत क्या हो जाएगा, बस ये n से n जब कटेंगे तो काटापीटी मचा देंगे, तो ये जो बचा यही हमारा औसत। क्लियर है? क्लियर है? तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए एक चीज़ और है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो क्या है, वो ये है दोस्तों कि अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं सम और प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं विषम ये लिखी हूँ, यानी ये मैं क्या बताना चाह रहा था जो मैं भूल गया था n नंबर सिस्टम में, वो ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए ऐसे बोल दे क्वेश्चन में कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है ना, तो यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगी, 2 4 6 8 ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा है ना, तो n तक जाएगा। यानी मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर हो गया, ऐसे ऐसे nवां नंबर। तो nवां नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, है ना भाई। प्रथम n जो सम संख्याएं हैं प्राकृतिक वो तो यही होंगी ना, 2 4 6 8, तो ये हो गया। इसी का हमको योग बताना है, समेसन। ये समेसन साइन किसका है, योग का साइन है, बता रखा हूं मैं। तो अगर इसका योग बताना होगा तो हम क्या कहेंगे, सीधे सीधे क्या बोलेंगे, हम सीधे सीधे जानते हैं कि उसका फॉर्मूला होता है n+1। n+1 उसमें जो प्राकृतिक संख्याओं का जो नेचुरल था उसमें बाई 2 होता था ना, इसमें बाई 2 नहीं होगा। क्लियर है? n+1। तो कितने नंबर हैं, n नंबर हैं, यानी n नंबर है। मान लीजिए केवल इतने की बात करूं, है ना, अरे मान लीजिए केवल इतने की बात करता हूं मैं कि ये जो 2 4 6 8 हैं, केवल इन्हीं को जोड़ता हूं, तो इसमें कितने नंबर हैं, इसमें कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, 1 2 3 4 करके, है ना, 4 नंबर हैं, यानी n की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से क्या आना चाहिए, 4 4+1 यही आना चाहिए। किसका वैल्यू, 2 4 6 8 को जोड़ने का वैल्यू। तो देखते हैं आता है कि नहीं, 4 × 5 4 5 20 20 आ रहा है। अब इनको जोड़ के देख लीजिए, 2 4 6 6 6 12 12 8 20, देखिए आ रहा है ना 20। तो कहने का मतलब अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तब तो n+1/2 बोल दिया। और अगर बोले कि प्रथम n सम संख्याओं, मतलब प्राकृतिक जो संख्याएं लेकिन वो सम संख्याएं हैं, उनका योग, यानी 2 4 6 8 10 12 ऐसे उनका योग, तो वो आएगा n+1, वो आएगा n+1। अच्छा, अब अगर विषम की बात करें, ऑड माने विषम की बात करें, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 + 3 + 5 + 7 + दिस, है ना, ऐसे जाते जाएंगे। तो लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा, n-1वां नंबर होगा, 2n-1वां। ठीक है, 2n-1वां नंबर जो होगा वो हमारा n डिजिट होगा। कैसे भाई, ये हमारी पहली डिजिट हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये nवीं होगी। अब अगर n की जगह पे 3 रख के देख लीजिए, n की जगह पे 3 रख के देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या है, 2n-1 है, तो n की जगह पे जहाँ 3 रखेंगे तुरंत 5 आएगा, n की जगह पे 4 रखेंगे तो 7 आएगा। तो जब n की जगह पे n ही रख देंगे तो इसका मतलब हमारा nवां डिजिट क्या आ जाएगा, 2n-1। तो यही हमसे बोल रहा है। तो अगर इस तरीके से बोल दे कि बताइए प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो क्या हो जाएगा आंसर, तो हमारा आंसर हो जाएगा n²। ठीक, क्लियर, बस सिंपल सी बात, n², और कुछ नहीं ध्यान करना है, n²। तो जब इसका हमारा सम जो है n² हो गया, यानी अगर हमसे क्वेश्चन में ये बोल दे कि प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम प्राकृतिक संख्या मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 प्लस ऐसे ऐसे करके चलते जाना है ना, 13 + 15 + 17 + 19 हो गया हमारा 10 नंबर हो गया ना। हाँ, तो जब 10 नंबर हो गया तो बोल रहे इन्हीं को जोड़ के बताओ। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप कैसे करेंगे, पूरा जोड़ने बैठ जाएंगे, और पता है तो क्या करेंगे, सीधे 10² करेंगे, यानी 100 बस। यानी ये जो हमारा लिखा है 1 3 5 7 9 11 13 15 19, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 100 के बराबर, n²। क्लियर है? तो ये दोस्तों बेसिक चीज़ें हैं, ये हमको पता होना चाहिए। इससे बात क्या होती है कि हमारा एग्जाम में अच्छा खासा समय बच जाता है ना, और चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाती हैं। तो अब जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में बना रखा है। ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा कंपेयर करने की दृष्टि से, ताकि आपका जो विजुअलाइजेशन पावर है वो थोड़ा सा बढ़े, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों चीज़ों को देखना, पढ़ना समझना अलग होता है, चीज़ों को अगर देख लेंगे आप ना, तो मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि देखना सिखा दूँ, है ना। जितना आप चीज़ों को देख पाएंगे उतना ही चीज़ें आपके समझ में अच्छे से आएंगी, है ना। अब देखिए क्या लिखा हूँ मैं कि
सीधे देखिए लिख रखा हूँ, तीनों को अंतर लिख रखा हूँ कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना, सम संख्याएं हैं, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, है ना। तो वही चीज़ लिख रखा हूँ देखिए समझाने के लिए। तो जब हमको पता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है nn+1/2, सम संख्याओं का क्या है nn+1 और विषम संख्याओं का क्या है n²। अब अगर हमको बात करें एवरेज की, अगर हम बात करें एवरेज की, तो एवरेज क्या होता है, कुल जो योग है उसी को उस नंबर से डिवाइड कर दें तो एवरेज मिल जाएगा, है ना। तो वही मैंने लिख रखा है कि अगर, है ना, अगर ये जो हमारा योग आ रहा था nn+1/2, अगर उसी को हमने डिवाइड कर दिया किससे, n से, तो हमारा एवरेज आ जाएगा n+1/2। यानी एक स्टेटमेंट तो ये हो गया कि अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा तो n+1/2, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल से बताया। अभी क्वेश्चन भी करेंगे इस पर, ठीक। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या है nn+1। अब इसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया, n से, तो हमारा जो एवरेज आएगा क्या आ जाएगा, n+1 आएगा। क्लियर। यानी क्वेश्चन में बोल दे कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, तो 20 + 1 यानी 21। क्लियर। इसी तरीके से बोल दे कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n², उसको n से डिवाइड किया तो एवरेज आ गया, ठीक है, क्या n, यानी जितने ही प्राकृतिक विषम संख्या लेंगे वही उसका एवरेज हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। मतलब अगर हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इतना जरूर पता होना चाहिए कि योग क्या है, योग क्या है। अगर ये पता चल गया, उसको n से डिवाइड कर दीजिए तो अपने आप औसत आ जाएगा। क्लियर है। बस अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं एक एक करके, है ना। क्वेश्चन की भरमार है और इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछता है, कैसे कैसे आते हैं और कहाँ हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन, देखिए। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 35, 25, 80, 37 और 23 इनका क्या करना है, औसत निकालना है दोस्तों। ठीक है। अब औसत निकालना है तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आया कि योग बटे संख्या, है ना, यानी समेसन अपॉन n, है ना। तो मैं आगे भी जो दिखाऊंगा सिंबल वो समेसन अपॉन n से ही दिखाऊंगा। क्लियर है, समेसन अपॉन n। तो जब योग बटे संख्या करना है तो अब सबको आप जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने का एक तरीका होता है दोस्तों, सिंपल सी बात है, आप में से जानते भी होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये छोटी छोटी बातें क्वेश्चन के माध्यम से सीखना कि हम क्या करेंगे। जोड़ने को तो हम कोई भी डिजिट किसी से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जिससे जोड़ना इजी होगा। जैसे 35 को 25 से जोड़ा, है ना, तो 35 को 25 से जोड़ा तो क्या हो गया, 60 आ गया। फिर उसके बाद क्या जोड़ेंगे, 37 को 23 से जोड़ेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो 7 3 10 बोल रहा है, तो लास्ट में कुछ 0 आएगा, तो ये भी 60 आ गया। और बचा क्या, 80। तो अब इसको जोड़ देंगे, तो 6 को 6 दिन बाद 6 के 18, 18 यानी 200, 80 है ना, तो 200 आ गया जोड़। और टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं। तो 5 से डिवाइड कर दिया 200 को, तो कितना हो गया, 5 चौक 20, 40 आ गया। तो हमारा आंसर देखिए मिल गया, है ना, ये रहा हमारा आंसर। तो कहने का मतलब ये बहुत बेसिक से था, औसत, है ना। अब आगे आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, देखते ही मारना है दोस्तों, देखते ही। अब पीछे मैंने स्लाइड खसका दी है, बोला क्या है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। अब बताइए, तुरंत बताइए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो हमको तुरंत जाना चाहिए कि समेसन ऑफ n का औसत पूछ रहा है, एवरेज n+1/2। सीधी बात, n कितना है, 20, तो 20 + 1/2, यानी आंसर क्या आ गया, 10.5। क्लियर, कोई डाउट। तो देखिए अगर ये चीज़ें पता रहती हैं तो चीज़ें बड़े आसानी से हो जाती हैं। क्लियर है। तो 10 + 10.5 हो गया ना हमारा। क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा मेरा कि लिखा है कि 10 क्रमागत संख्याओं का औसत 46.5 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब देखिए जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल होती हैं, ये आपको समझने की बात है। बोल क्या रहा है कि क्रमागत संख्याएं हैं, समझ गए आप, यानी एक एक करके ऐसे लगातार वाली संख्याएं हैं, और है कितनी, 10। ठीक है, 10 हैं, और उनका एवरेज कितना आ रहा है, 46.5। अब देख लेते हैं, हम 10 बना लेते हैं। ठीक है, आपको दोनों अप्रोच बताऊंगा मैं दोस्तों। एक अप्रोच जो मैं बता रहा हूँ जो आपकी हेल्प करेगा ही करेगा, है ना, चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी, बहुत आसानी से हो जाएंगी। तो पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद एक देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए 10 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर हो गया। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि इसका एवरेज हमसे पूछा है और बात किया है क्रमागत संख्या का, तो
तो क्रमागत संख्या की बात किया है तो एवरेज पूछा है, तो अब 5 नंबर तो ये हो गए, है ना, और 5 नंबर ये हो गए। अब एवरेज तो कुछ आएगा नहीं, तो एवरेज यहाँ बीच में आएगा कोई, उसकी वैल्यू दे रखा है कितना, उसकी वैल्यू दे रखा है 46.5। ठीक, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये नंबर 47 है और ये नंबर 46 है। भाई क्रमागत संख्याएं हैं, क्लियर है। तो अब आगे बढ़ती चलिए, ये 47 है तो ये 48, 49, 50 और 51। इधर क्या हो गया, 45, 44, 43 और 42। तो बस ये कितना इजी हो गया, है ना, इजी हो गया। अब इसमें लिखा क्या है, लिखा है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ हमको, तो सबसे बड़ी संख्या बता देते हैं। कौन सी है, कहाँ गई, ये सबसे बड़ी है ना, तो सबसे बड़ी क्या है 51। आंसर तो हमारा मिल गया 51, क्लियर। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को अगर आपसे घुमा दे कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो बोल देंगे भाई 42 है। बोले कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो 50 है। तीसरी सबसे बड़ी संख्या बताओ, 49 है। हम कहते हैं इसमें से कुछ भी बता दे। बोले कि जो हमारा औसत आया उसकी नियरेस्ट संख्या बताओ, तो 46, 47 में जो ऑप्शन में दिया रहेगा, है ना। ऐसा बोल दे कि जो है दूसरी सबसे छोटी संख्या बताओ, तो बता देंगे भाई 43 है। ठीक, क्लियर है, समझ में आया। तो ये एक चीज़ हो गई। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप जो है ना कितनी भी चीज़ें रहेंगी आराम से कर लेंगे, है ना। जब आपको ये पता चल गया कि हमारी एक डिजिट 47 है, एक डिजिट 46 है एवरेज के बाद की, और टोटल 10 डिजिट है, तो बस उसी में डिवाइड करके कुछ जोड़ के, मतलब ये तो मैंने लिख के कर दिया। अब अगर मान लीजिए बहुत लंबा रहेगा तो उसको भी आप कर ही लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए 46.5 है, मैं कहता हूँ 20 डिजिट था, तो भाई 10 डिजिट इधर रहेगी, 10 डिजिट उधर रहेगी। तो अगर हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा नंबर है, तो यहाँ का कौन सा नंबर पता नहीं कर लेंगे, आराम से पता कर लेंगे, है ना। अच्छा, अब देखिए एक और अप्रोच होती है कि मान लीजिए हमारे दिमाग में ये नहीं क्लिक कर रहा है, हमारे दिमाग में ये क्लिक ही नहीं किया कि यार ये भी हो सकता है क्या, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं क्या। तो एक तरीका क्या होता है, एक तरीका ये होता है कि क्रमागत संख्या मान बोला है ना औसत, तो मान लीजिए वो क्रमागत संख्या x है, पहली नंबर x है, दूसरा नंबर क्या है x+1 हो जाएगा। भाई एक संख्या x है तो उसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी x+1, उसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी x+2, अगली संख्या x+3, x+4, है ना। ऐसे जाते जाते कहाँ तक जाएंगे, 10 संख्या जाना है। तो अगर पहली संख्या x है तो 10वीं संख्या क्या होगी, x+9 होगी, तभी तो 10 होंगे, है ना। क्योंकि दूसरी संख्या क्या है x+1 है, तीसरी संख्या क्या है x+2 है, तो 10वीं संख्या क्या हो जाएगी x+9। ठीक है, तो अगर इन्हीं को जोड़ के ये जितने भी आ रहे हैं इनको जोड़ के डिवाइडेड बाई 10 कर दें, तो हमारा औसत आ जाएगा, और औसत दिया कितना है 40, है ना, औसत आ जाएगा 46.5। ठीक, तो यानी हमने क्या किया, हमने ये किया कि x कितनी बार आए थे, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 10 बार गए, तो ये हो गया हमारा 10x प्लस, अब क्या हो रहा है 1 2 3 4 ये जुड़ता जा रहा है, ये वाला भी, है ना, 9 तक, तो 1 + 2 + 3 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक, 9 तक जुड़ रहा है, और डिवाइडेड बाई 10 तो है ही है, और इधर क्या हो गया 46.5। क्लियर है। अब देखिए जब यहाँ हम पहुँच गए तो ये क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ n लिखा हुआ है, कहाँ तक का, 9 तक का, 1 + 2 + 3 + 9 मतलब 9 तक लिखा हुआ है। तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो 10x है इधर, प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया आपका n+1 अपॉन 2, 9 + 1/2, है ना, ये हो गया। और इस 10 को उधर ले जाके गुणा कर देते हैं 46.5 में, 46.5 में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 465 हो जाएगा, है ना। तो दिख रहा है ना, मतलब मैंने इस 10 को क्या किया, इस 10 को जो है नीचे से ले जाके इधर गुणा कर दिया, तो वही 665 आ गया, 465 आ गया, है ना। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। अब जब सॉल्व करना है तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 10x प्लस ये क्या हो गया 9 × 10/2, 9 × 10/2 मतलब 45, ठीक है, इक्वल टू 465, है ना। अब इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो 10x, ये 45 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 420 हो गया। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 42 आ गई, है ना। भाई 420 को 10 से डिवाइड कर दिया, 42 हो गई। तो अब जब यहाँ पे हमको पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है, ये है 42, है ना, ये है 42, तो अगली वैल्यू क्या हो जाएगी 43, 44 ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो 42 + 9 क्या हो गया 51। देखिए ये भी एक अप्रोच है ना। लेकिन इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें थोड़ा समय लग गया, है ना, कि भाई
ऐसे ऐसे करके किया, और समेसन ऑफ एन मान लीजिए आपको नहीं पता, 1 + 2 + 3 + 9 तक जोड़ेंगे, है ना, फिर डिवाइड करेंगे, तो कहने का मतलब इसमें गलत होने की संभावना भी हो सकती है। मान लीजिए जो गुणा किया, भाग किया, मान लीजिए घटाने में ही गलती हो गया, 465 में मान लीजिए 45 घटा, मतलब कभी कभी हो जाता है कि 465 445 घटा रहे हैं, पता चला 420 के बजाय 425 कर दिए, या फिर कुछ और गलती से 45 कर, कुछ भी, मतलब है ना, दिमाग में भाई छोटे मोटे जिसको माइन्यूट और वो ऐसी गलतियाँ बोलते हैं जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब इस अप्रोच में हो भी सकता है गलती, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं पता है तब तो आप इसको कर लीजिए, और अगर पता है तो जो मैंने पहला वाला बताया था कि बीच में ऐसे करके, तो उसमें गलत होने की संभावना कम है ना, ये आप भी समझ पा रहे होंगे। अब देखिए अगला अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि पहली 19 संख्याओं के घनों का औसत। वाह, मैंने आपको बता रखा है नंबर सिस्टम, मैंने ऑलरेडी, देखिए मैंने नंबर सिस्टम से क्यों शुरू किया था दोस्तों, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत ही किसी भी चीज़ का आधार है ना, आधार है। यानी अगर आपको नंबर के बारे में ही नहीं पता रहेगा कि नंबर क्या है, उसका नेचर क्या है, प्रकृति कैसी है, कौन से नंबर कैसे होते हैं, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य अभाज्य, उनकी अपनी गुणवत्ता क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, है ना, कैसे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उनको आपस में जोड़ने पे क्या होता है, डिवाइड करने पे क्या होता है, शेषफल क्या बचता है, रिमाइंडर वगैरह, है ना, विभाज्यता की जांच, ये नंबर, तो ये सब कहीं ना कहीं यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे यूज़ हो गया, क्या बोला कि 19 संख्याओं, पहली 19 संख्याओं के घनों का औसत, मतलब क्या बोल रहा है, a³ 1³ + 2³ + 3³ ऐसे ऐसे करके कहाँ तक, 19³ तक जाना है, ठीक है। तो उनका ऐव से औसत करना है, औसत मतलब 19 से ही डिवाइड कर देना है, जितना नंबर उतना ही उससे डिवाइड। तो अगर आपको समेसन ऑफ n³ नहीं पता, समेसन ऑफ n³ नहीं पता, तो आप ये डिवाइडेड बाय 19 तो भूल जाइए, फिर आगे करेंगे कैसे। तो समेसन ऑफ n³ का मैंने क्या बोला था आपको फॉर्मूला, n+1/2, ठीक, और इसका होल स्क्वायर। क्लियर। तो मैंने नंबर सिस्टम में बार बार इसमें इम्फेसाइज करके बोला था कि a³ 1³ + 2³ + 3³ + 4³ ऐसे ऐसे अगर n³ तक जाएगा तो वो उसी के बराबर होता है कि 1 + 2 + 3 करके अगर जो पूरा कर दिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया, तो वही मैंने किया है ना। इसको मैं बार बार अब दोस्तों बताने का कोई मतलब नहीं, समय वेस्ट होता है ना। तो n+1/2, तो इसका देखिए होल स्क्वायर। क्लियर, तो यही होता है समेसन ऑफ n³। क्लियर है दोस्तों। तो अब जो लोग नहीं देखे हैं नंबर सिस्टम उसको जरूर देख लें, ये आई थिंक मैंने पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर में, पहले लेक्चर में शायद बता रखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है ना, तो जरूर देखिएगा। अब देखिए आगे, जब हमको ये पता चल गया कि समेसन ऑफ n³ ये होता है, तो अगर इसको हम n से डिवाइड कर दें तो औसत आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा भाई, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। जहां औसत की बात करूं तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। क्लियर है, ठीक। अब देखिए जब हमको ये पता चल गया तो हमारे n की जगह पे क्या है, n की जगह पे है 19, तो यहीं रख के देख लेते हैं, है ना। n की जगह पे क्या है हमारा 19 है, तो समेसन ऑफ n³ क्या हो जाएगा, 19 + 1/2 और इसका क्या स्क्वायर, यानी 19 × 20/2 का स्क्वायर, यानी 19 × 10 का स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये हो गया 190 का स्क्वायर, है ना, 190 का स्क्वायर। तो यानी 190 × 190, ये क्या आया हमारा, ये आया हमारा समेसन ऑफ n³। हमसे समेसन तो पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एवरेज। तो समेसन ऑफ n³ जो भी आया होगा अगर उसको हम n से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज मिल जाना चाहिए। तो हमारा समेसन ऑफ n³ क्या आया, 190 × 190 आया, और नंबर कितने हैं, 19 नंबर है, प्रथम 19, तो 19 से ही डिवाइड करना है। तो जहाँ 19 से डिवाइड किया काटापीटी मचा दीजिए, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1900 आ गया। तो देखिए दिख रहा है 1900, है ना। तो ये है दोस्तों, देखिए सिंपल सा है, तो बहुत सिंपल, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला अगर नहीं पता है ना, ये जो मैंने लिखा 1³ + 2³ ये वाला, तो अगर ये नहीं पता है तो आप एवरेज कैसे करेंगे, वहीं पे आप मतलब अटक जाएंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, आप समझ रहे हैं। लेकिन देखिए है कितना हलवा सा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी देखने में, और ऑप्शन भी देखिए कितने ईजी दिए हैं, और हमें डिजिट भी ऐसा दिया है कि उसी तरीके से आंसर भी आएगा, है ना। तो चीज़ें छोटी छोटी पता रहती हैं तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 9 संख्याएं हैं, ठीक है, उनका एवरेज 42 आ रहा है,
ठीक, 9 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 42 आ रहा है औसत। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 40 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 41 है, तो 5वीं संख्या का बताइए। तो अब इसको भी हम ऐसे एक ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी रही लाइन, ठीक। इसमें 9 नंबर है तो 9 नंबर दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर, 9 नंबर दिखा दिया। अब बोल रहा है कि जो पूरा नंबर उसका 42 है, लास्ट का 40, और जो है ना ये जो प्रथम 4 हैं उनका 40 और अंतिम 4 का 41, ठीक है। अब देखिए बोल रहे हैं क्या, ये बोल रहे हैं कि जो प्रथम 4 नंबर हैं ये हो गए और अंतिम 4 नंबर ये हो गए, ठीक। तो इनका जो औसत है ये है, इसका औसत 40 और इसका औसत है 41। अब बोल रहे हैं कि अगर हम पूरा नंबर एक साथ ले लें, अगर हम पूरा नंबर एक साथ ले लें 9 नंबर, तो जो औसत आएगा वो आएगा क्या, 42, वो आएगा क्या, 42, है ना, ये बोल रहे हैं ये। तो जब ये बोल रहे हैं तो हम एक चीज़ समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारा औसत क्या होता है, कुल योग समेसन बटे कुल संख्या, है ना। तो यहाँ पे तो 42 है औसत, तो योग इसका कितना होगा, यानी पूरे जो 9 नंबर है उन्हीं का योग होगा, समेसन ऑफ 9 नंबर, तो बटे कुल संख्या कितनी है, 9 है। तो मान लीजिए हम x1 x2 अगर ऐसे कर दें, है ना, तो ये क्या हो गया, x1 + x2 करके x9 तक जाएगा, तो पूरा बटे 9 से कर दिया। तो अगर पूरे संख्याओं का योग करें, है ना, पूरे संख्याओं का योग करें, तो पूरे संख्याओं का जो पूरी 9 नंबर है उसका योग क्या हो जाएगा, 9 × 42 हो जाएगा, 42 × 9, है ना। यानी अगर इसको पूरे को जोड़ दें तो 42 × 9 के बराबर आएगा, ठीक। अब देखिए लास्ट के 4 की बात करें तो ये है इसका एवरेज, है ना, ये है इसका एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो संख्या कितनी है, ये 1 2 3 4, 4 ही है, 4 है, तो इसका योग क्या आएगा, इसका योग आएगा 40 × 4, है ना, इन 4 का, और इन 4 का योग क्या आएगा सिमिलर में 41 × 4, क्लियर है। अब एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि ये जो 4 संख्याएं इनका योग ये है, इन 4 संख्याओं का योग ये है, और पूरे संख्याओं का योग ये है। तो अगर अब आपको समझ में आ ही गया होगा, दिख गया होगा कि अगर इसको और इसको इसमें से घटा दें तो ये वाला नंबर मिल जाएगा, है ना भाई। 10 मान लीजिए 9 नंबर का योग हमको दे दिया, अब शुरू के 4 का योग दे दिया, लास्ट के 4 का योग दे दिया, अगर उनको घटा दिया तो जो बचा हुआ नंबर वही मिल जाएगा हमको, तो सीधी बात है, कर देंगे। तो जब यहाँ पे हम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व ही करना है दोस्तों, कहने का मतलब। तो ये क्या है, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 1 37, 378 में से क्या घटाना है, एक बार तो 160 घट जाएगा, है ना, ये वाला, और एक बार क्या घट जाएगा, ये वाला 4 चौक 4 1 4 और 4 चौक 16, 164, तो ये घट जाएगा। तो जो नंबर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो घटा पिटा के देख लीजिए क्या आएगा, है ना, घटा पिटा के देख लेते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 6 6 12 2 54 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 54 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में नहीं है, अच्छा ये है, ये छुपा हुआ है, डी ऑप्शन देखिए, है ना, ये जो डी ऑप्शन है ये 54। तो कहने का मतलब दोस्तों हमारा जो ये एवरेज था, इस ये जो 9 बीच वाला नंबर है वो क्या हो गया, 54, क्लियर है। अच्छा अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं जो स्टार मार्क किया हूँ तो जब इसको आप पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। बोल क्या रहा है कि एक पार्टी है, ठीक है, पार्टी है, उसमें 16 लोग हैं, 16 सदस्य, सभी की जो एवरेज एज आ रही है, औसत आयु 30 साल आ रही है, ठीक है, 30 साल आ रही है। तो बोल क्या रहे हैं कि उसमें से जो एक मिस्टर एक्स हैं जो 36 साल के हैं वो पार्टी से चले जाते हैं और 20 साल के मिस्टर वाई पार्टी में आ जाते हैं। तो अब जो है पार्टी के सभी सदस्यों की आयु का औसत क्या होगा। तो एक चीज़ समझिएगा दोस्तों, औसत माने क्या होता है, एवरेज, यानी चीज़ों को समान करना। अब अगर उसमें से कोई एक चीज़ बड़ी निकल जाए और छोटी आ जाए, समझिएगा, कोई एक चीज़ बड़ी निकल जाए और छोटी आ जाए, तो जब बड़ी चीज़ निकलेगी और छोटी आएगी तो इसका मतलब क्या है, उसका वजन घटेगा, मतलब है ना, एवरेज उसका नीचे जाएगा, क्योंकि भाई जो हैवी चीज़ थी जिसका वजन ज़्यादा था वो निकल गई और उसमें आप हल्की चीज़ डाल दिए, तो इसका मतलब ओवरऑल इसका प्रभाव सभी पे पड़ेगा ना। तो जब आप औसत भी निकालेंगे तो वो भी कम निकल के आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब औसत उसका हमारा 30 से कम होगा। अब भाई चारों ऑप्शन 30 से कम है तो एलिमिनेट तो हुआ ही नहीं एक को ऑप्शन, करके देखते हैं होगा क्या।
भाई इसको अब लिख के देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 16 लोग थे, उनका औसत कितना आ रहा था? 30। ठीक, 30 आ रहा था। तो अब बोल क्या रहे हैं कि इन 16 लोग में एक लोग ऐसे हैं जो 36 साल के थे। ठीक है, वो निकल गए। इनकी जगह पे आ कौन गया? एक 20 साल का आदमी। ठीक, तो इसका मतलब जब निकला वो 36वां तो 15 हुए, लेकिन 20 वाला आ गया तो फिर 16 हो गए। इसका मतलब आदमी कितने हैं? अभी भी व्यक्ति 16 ही हैं, है ना। बस हुआ क्या अंतर कि 36 की जगह 20 हो गया, यानी 36 के उस पर एवरेज 30 आ रहा था तो 20 पे एवरेज कितना आएगा, यही पूछा है। समझ में आ गया? विजुअलाइज हो गया चीज़ें। अब देखिए करेंगे कैसे। भाई हमें ये पता चल गया कि 36 पे ये था, तो 36 पे सम कितना था? 30 गुणे 16 इतना होना चाहिए था। 30 गुणे 16 होना चाहिए था, है ना भाई। 30 गुणे 16 लोग, भाई 16 लोगों का एवरेज अगर 30 है तो हम कहते हैं कि 16 के 16 की उम्र अगर जोड़ दें एवरेज के हिसाब से तो इतना पूरा उम्र का वो होना चाहिए था सम, है ना, एज का। तो 30 गुणे 16 होना चाहिए था। बट इसमें हुआ क्या, एक आदमी निकल गया। कौन निकल गया? 36 वाला। और आ कौन गया? 20 वाला। तो जो नई उम्र आई सबको जोड़ने पे वो क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी। 36 निकाल के 20 जोड़ देंगे तो यानी घाटा कितने का हो गया? 30 गुणे 16 माइनस 16, है ना। ये जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 16, ये हो गया टोटल नई एज का सम। ये समेसन न्यू मान लीजिए, एन न्यू, है ना। समझ में आ रहा है? तो अब जब ये करके आप क्या करेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे। आप जब 16 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 29। ठीक है, 29। यानी आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हमारे ग्रुप की औसत आयु 30 थी और 30 में जब टोटल आयु निकालेंगे, भाई हम ये मान लेते हैं, दूसरे भाषा में समझाऊँ अगर मैं आपको, तो भाई 16 लोग थे। मैं ये मान लेता हूँ कि 16 लोग थे तो 16 के 16 की उम्र अगर 30 थी, 16 के 16 की उम्र 30 थी, तो इसका मतलब सभी 16 लोग जुड़ जाएंगे। तो वही मैंने कह दिया कि अगर सभी की उम्र जोड़ दें हम तो 30 गुणे 16 हो गया। बट बोल क्या रहा है कि उसमें जो 36 वाला था वो चला गया तो उसको घटा के 20 वाले को घुसेड़ दिया, यानी पॉजिटिव कर दिया, इंटर हो गया वो, है ना। तो जो नई उम्र आ गई वो ये आ गई, वो ये आ गई। अब अगर हमको औसत निकालना है, अब अगर हमको औसत निकालना है ना, तो जब औसत निकालना है तो ये देखिए टोटल हमारा जब नया एज ये आ गया और 16 से डिवाइड कर दिया तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 29 आएगा। ठीक, एक तो ये अप्रोच हो गई दोस्तों, क्लियर है। दूसरी क्या अप्रोच है? दूसरी अप्रोच ये है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, जो विजुअलाइज कराना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ समझिए भाई, थे कितने लोग? 16 लोग थे। बाद में भी कितने हैं? 16 ही लोग हैं, है ना। अब अंतर क्या हुआ? अंतर क्या हुआ? एवरेज था जब 16 का तो 30 था शुरू में। अब अंतर क्या होगा कि जो 36 साल वाला आदमी था वो चला गया और 20 वाला आ गया, तो हमें नुकसान कितने का हो गया? 16 का नुकसान हो गया, 16 का नुकसान हो गया, है ना भाई। 36 वाला चला गया, 20 वाला आ गया, तो कहने का मतलब 16 साल का नुकसान हो गया। तो हमारा एवरेज तो घट जाएगा, लेकिन अब घटेगा कितना? 16 का नुकसान हुआ है तो जब एवरेज की बात करेंगे तो ये 16 नुकसान 16 लोगों में बटेगा। 16 नुकसान पूरा के पूरा 16 लोगों में बटेगा, तो यानी हर एक का एक एक साल का नुकसान होगा, है ना। एवरेज अगर निकाल रहे हैं तो हर एक का एक एक साल का नुकसान हो जाएगा। तो अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि हर आदमी 30-30 साल का था, अब 16 का नुकसान हो गया, यानी एक एक का नुकसान सबको झेलना पड़ रहा है, तो 30 साल का आदमी अब 29 साल का मतलब माना जाएगा एवरेज। भाई अगर 36 साल का आदमी चला गया और 20 का आ गया तो भाई, है ना, 16 का जो नुकसान हो 16 में बट जाएगा, तो एक एक सब में आएगा हिस्से में। अब यही चीज़ अगर उल्टा होता कि 20 का आदमी होता, वो चला जाता और 36 का आ जाता, तो इसका मतलब क्या होता? जो औसत था वो बढ़ जाता, और बढ़ जाता, और वो औसत बढ़ के कितना कितना बढ़ता? 16 बढ़ता। तो 16 जब बढ़ जाता तो एक एक सब में ऐड हो जाता, यानी हमारे पूरे के पूरे ग्रुप का जो है औसत वो भी बढ़ जाता, 30 के बजाय 31 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नुकसान हुआ है तो हमारा औसत घट गया 29। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अब एक और अच्छा सा सवाल है, देखिए होमवर्क में दिया उसको, ठीक है, आप पढ़ लीजिए। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी करा रखा है ये वाला, तो जब आपने ये कर लिया तो इसको भी आप अपने से करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कि ये क्या लिखा है, कैसे लिखा है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, 12 वर्ष और ये जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, कमेंट्स में डालने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर दोस्तों? अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षक है और 3 छात्र हैं, तो उनकी औसत आयु कितनी है? 20। ध्यान दीजिएगा, शिक्षक कितने हैं? 1, छात्र कितने हैं? 3, तो टोटल कितने लोग हो गए? 4 लोग। क्लियर है? 4 लोगों की औसत आयु कितनी है? 20 है। यदि, आगे बढ़ते हैं, यदि तीनों छात्र समान आयु के हों,
ठीक है, और शिक्षक व प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 हो तो शिक्षक की आयु बताइए। तो चलिए भाई कर लेते हैं। बोल क्या रहा है कि जितने भी लड़के हैं छात्र स्टूडेंट, मैं कहता हूँ स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट की आयु मान लीजिए एस है ना, सारे के सारे 3 एस हो गए, तीनों स्टूडेंट, तीनों की आयु एस है। अब बोल क्या रहा है कि जो टीचर है वो टीचर जो है ना स्टूडेंट से कितने साल बड़ा है, 20 साल बड़ा है। ठीक है, स्टूडेंट से कितने साल बड़ा है, 20 साल बड़ा है। तो मैं कहता हूँ हमको दिया है भी क्या है, एवरेज भी दिया है। तो एवरेज क्या होता है, औसत। एवरेज क्या होता है, औसत, है ना। औसत क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल कितने बच्चे थे, 3 बच्चे, और एक टीचर भी जुड़ गया, 4 लोग हो गए। तो कुल योग बटे बटे कुल संख्या यानी 4। ठीक, ये किसके बराबर दिया है, 20 के बराबर दिया है ना। अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो टीचर है वो क्या है, S+20 है, मतलब वो बच्चों से 20 साल बड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम निकालें तो S+S+ ये क्या हो गया, 3S हो गया, 3S, और T कितना है, S+20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 20। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4S+20 अपॉन 4 इक्वल टू 20। तो यहाँ से S की वैल्यू क्या आ गई, S की वैल्यू क्या आ गई, 15। ठीक है, 20 चौक 80 माइनस 20 60, 60 बटे 4 15। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो ये आ गया आपका 15। जब ये 15 आ गया तो अब हमसे 15 तो पूछा नहीं है, हमसे किसकी उम्र पूछा है, हमसे पूछा है शिक्षक की उम्र। तो जब शिक्षक की उम्र पूछा है, तो जब शिक्षक की उम्र पूछा है तो क्या हो जाएगा, शिक्षक तो हमारा S+20 है, यानी 15 + 20, यानी कौन सा हो गया हमारा, 35 साल का। यानी वो जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो कितने साल का है, 35 साल का। बच्चे कितने साल के हैं, 15 साल के। क्लियर है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्रत्येक छात्र वो 15-15 साल के हैं, और टीचर क्या है, 35 साल का। क्लियर है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए आगे, यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, और ये देखिए 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों। और 2020 मैंने देखिए हाईलाइट भी कर रखा है, 20 में कम से कम 5 क्वेश्चन आए हैं एवरेज के ही केवल। ठीक है, तो इसलिए एवरेज बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से। अब मान लीजिए 2024 में मैं कहता हूँ, अगर मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन भी आ गए एवरेज के, तो अगर एक टॉपिक आपका 1-1.5 घंटे पढ़ने में अगर आपका ठीक ठाक, मान लीजिए 3 क्वेश्चन में अगर 2 भी बन गया तो क्या बुरा है ना। जहाँ 80 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 2 क्वेश्चन केवल मैथ के केवल एक टॉपिक से बन जा रहा है, तो क्या बुरा है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए आगे आगे बात करें इस टॉपिक का। अगला क्वेश्चन लिखा क्या है कि दिया 100 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 100 विद्यार्थी हैं, उनका औसत 40 है। ठीक है, उनका जो औसत अंक है वो 40 है। बोल रहे हैं कि बाद में यह पाया गया कि विद्यार्थी का अंक 53 था, जिसे भूल के पढ़ लिया गया कितना, 83। तो संशोधित अंक बताना है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो बात समझने वाली है कि जो ये 40 औसत निकाला गया है, अब आप खुद ध्यान दीजिए कि ये क्या मान के निकाला गया है, 53 मान के निकाला गया है कि 83 मान के निकाला गया है। पहले ये आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के, ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो आप ध्यान से समझेंगे कि उसका अंक था कितना, 53, जिसे भूल के पढ़ा कितना गया, 83। तो जब पढ़ा गया 83 तो एवरेज भी तो 83 मान के ही निकाला गया होगा। यानी क्या, यानी ये कि 83 मान के जब निकाला गया तो एवरेज 40 आया। तो जब 53 मान के निकालेंगे तो एवरेज क्या आएगा, 40 से तो कम ही आएगा भाई, नंबर कम हो गया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, 2 ऑप्शन तो गए, बचा कौन सा ऑप्शन, एक ये एक ये। क्लियर है। और अगर यहीं आप थोड़ा सा गलत समझ लेंगे तो बाकी के दोनों ऑप्शन भी फिर आप मतलब, तो ये चीज़ें हैं। तो जब 53 मान के किया गया तो समझिएगा कितने का अंतर है। अच्छा पिछले अप्रोच से चलूँ मैं, तो उसमें 16 का अंतर आया था, और 16 का अंतर कितने लोगों में बटा था, 16 में बटा था। तो हमने क्या किया था भाई, सब में एक एक घटा दिया था। अब यहाँ पे कितने का अंतर आया है, 40 का अंतर, कितने का अंतर आया, 30 का अंतर आया है ना। 83 माइनस 53, भाई नंबर कितना था, नंबर था हमारा 53, और पढ़ कितना लिया, 83। तो भाई लास्ट में जब हम सही करेंगे तो 53 के हिसाब से करेंगे, 30 का अंतर आ गया हमारा, है ना, 30 का अंतर आ गया। तो ये 30 कितने में बटेगा, ये 30 बटेगा कितने में, 100 विद्यार्थी में। भाई एवरेज 100 विद्यार्थी का निकालना है ना। तो जब ये 30 100 में बटेगा तो हमारा एवरेज भी इसी से प्रभावित होगा। तो यानी 0.3 का अंतर आएगा हमारे एवरेज में। ठीक है, 0.3 का अंतर आएगा हमारे एवरेज में। तो 0.3 का अंतर आएगा तो माने कितना हो गया, 40 था। अब हमको ये समझ में आ गया कि एवरेज हमारा क्या होगा, कम होगा। इतना समझ में आ गया, जब कम होगा एवरेज, ये समझ में आ गया। तो 40 में से 0.3 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
39.7। क्लियर है? इतना समझ में आ गया दोस्तों? अब अगर यही आपको नहीं पता होता, आप जोड़ देते तो क्या आ जाता है आंसर 40.3, लेकिन आपका गलत हो जाता। तो कहने का मतलब एग्जामिनर ये चीज़ जानता है कि जो स्टूडेंट है, जो परीक्षार्थी है, वो कहाँ पे गलती करेगा, तो उसी हिसाब से उसने ऑप्शन भी दे रखा है ना। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान से करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने अप्रोच बताई। अब देखिए इसमें मैंने कोई गुणा गणित भाग कुछ नहीं किया है ना, देखते ही मैंने आंसर मार दिया। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों ट्रिक, या फिर कह लीजिए समझ कह लीजिए क्वेश्चन की, कि भाई किस पर्टिकुलर प्रश्न को किस तरीके से देखना है ना। तो ये चीज़ें आप जब लेक्चर के माध्यम से गुजरेंगे तो अपने आप आपको ये चीज़ें दिखने लगेंगी, होने लगेगा, आपसे खुद ही होने लगेगा। आप ईमानदारी से अगर आप इसको फॉलो कर लीजिए तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आएगी। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी चीज़ों को दिमाग में बैठाने में, है ना, लेकिन अगर आप सही से करेंगे तो चीज़ें बनेंगी। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि ये चीज़ें अगर फिर भी नहीं हो रही हैं, मान लीजिए आपके दिमाग में ये नहीं आया कि कैसे कैसे ये वाला अप्रोच, तो कैसे करेंगे? तो भाई सिंपल सा अप्रोच है। सिंपल सा अप्रोच क्या है कि भाई 100 परीक्षार्थी थे, उनका औसत अंक आ रहा था, तो हमने मान लिया कि उनका टोटल जो अंकों का योग आएगा, अंकों का योग क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर हो जाएगा। तो एवरेज कितना था, 40 आ रहा था, लोग कितने थे, 100, तो भाई 4000 टोटल अंक आ गया 100 लोगों का, है ना। लेकिन अब इसमें पाया क्या गया, पाया यह गया कि नंबर था 53 और पढ़ लिया गया था 83। तो भाई पढ़ा कितना गया था 83, माइनस कर दिया 83, लेकिन एक्चुअल में कितना था 53, है ना। तो एक्चुअल में कितना था 53। तो अब जो सही योग है, ये 4000 तो क्या था, गलत योग हो गया था। जो सही योग है वो क्या हो जाएगा 3970, ये आपका हो गया सही योग, है ना। अब इसी को आप क्या करोगे, इसी को फिर से आप 100 से डिवाइड कर दोगे, है ना, क्योंकि परीक्षार्थी तो अभी भी 100 ही है। तो जब इसको 100 से डिवाइड करोगे आप, तो आपका फिर से आंसर ये आ जाएगा 39.7, है ना। ये चीज़ें हैं। क्लियर है? तो देखिए जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताया था कहाँ गया, है ना, ये वाला जो इसको डिस्कस कर रहा था। तो देखिए इसका अच्छा खासा यूज यहाँ पे भी हो गया, है ना। तो आप ये देख पा रहे हैं कि मतलब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन कहाँ कहाँ आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं। तो कहने का मतलब जब इनको आप सॉल्व करेंगे, PYQ लगाएंगे दोस्तों, इसीलिए मैं देखिए PYQ लगाता रहता हूँ जानबूझ के, ताकि आप भी इधर उधर भटके ना। तो जब आप इसको करते रहेंगे ना, तो आपका एक अच्छा सा हैबिट बन जाएगा। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब जो है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी सा है। 9 व्यक्ति हैं, उनका औसत एज 50 किलो है। प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत 45 किलो है, अंतिम 5 व्यक्तियों का औसत 55 किलो है। तो 5वें व्यक्ति का, तो देखिए मैंने पहले वाले में क्या लिखा था कि 9 लोग थे, तो लास्ट के 4 और आगे के 4 का था, तो बोला था 5वां। इसमें क्या है, 5 का ये और 5 का ये, अब बताया 5। तो ये आपका दोस्तों होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क नंबर 2। क्लियर है? इसको आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास कीजिएगा, जरूर डालने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। अगर आप यहाँ तक लेक्चर देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपना समय दे रहे हैं, तो सॉल्व करके। हम कहते, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि गलत है कि सही। अरे आप करेंगे सॉल्व, गलत होगा सही होगा, जब आप उस पर डालेंगे कमेंट पे, तभी तो मुझे पता चलेगा, है ना, भाई कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं। तो घबराना नहीं, यहाँ कोई किसी को जानता नहीं है ना, ना कोई छात्र किसी को जानता है, ना कोई किसी को जानता है। जानता भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, आपको अपना इंप्रूवमेंट करना है। भाई गलत कोई पेट से तो सीख के आता नहीं है ना, सीधी बात है। अगर गलती हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलती ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और ये तो आपका सीखने का वो है, अभी तो और कुछ है भी नहीं, है ना, हम सीख ही तो रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। और सही हो गया तो अच्छा लगेगा कि हाँ चलो यार किया। और दूसरी चीज़, आपकी भय भी खुलेगा, है ना, आप चीज़ों में इनरोल भी रहेंगे, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहेंगे, मुझे भी अच्छा लगता रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। और एक क्वेश्चन दोस्तों ये हो गया, ठीक है, इसको भी मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि शादी के समय एक औरत है, उसके पति की औसत आयु 23 साल है। 5 वर्ष बाद, ध्यान दीजिए मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, सारे कॉन्सेप्ट। 5 वर्ष बाद उसके एक बच्चा होता है, अब पूरे परिवार की औसत आयु क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं इसको डिस्कस करूंगा, जरूर करूंगा, है ना, जरूर करूंगा डिस्कस। लेकिन आप इसको अपने दिमाग से लगा के, जो भी आपका है ना, कोई देसी जुगाड़, दिमाग, तरीका, कुछ भी करके इसको आप अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास कीजिए। आने वाले लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। और मुझे बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, है ना, ठीक है, चलिए, ओके।